जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसमें आज हम जानेंगे कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनः स्थापना। ये जो आपका चैप्टर 5 है 12th क्लास का सेकंड बुक का, उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, इससे पहले जो आपको वीडियो आई है वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं इस चैप्टर के, वो मैं वीडियो डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें 1967 के आम चुनाव की क्या विशेषताएं थी, स्पष्ट कीजिए। तो जो 1967 में फोर्थ आम चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन चौथा, उसमें क्या विशेषता हमारे को देखने को मिलती है उसको बताने हमारे को। तो इसमें सबसे पहले दोगे आप इंट्रोडक्शन कि 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ था। इससे पहले 1952, 1957, 1962 में 3 चुनाव हो चुके थे। ओके, और कांग्रेस का हमारे को वर्चस्व देखने को मिला था तीनों चुनावों में। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे। और हमारे 2 प्रधानमंत्री इससे पहले रह चुके थे, वो कौन कौन रह चुके थे? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो सबसे पहला पॉइंट डालोगे आप इसमें, दल बदल की शुरुआत। 1967 के चुनाव में पहली बार हमने देखा कि दल बदल देखने को मिला। जो राव वीरेंद्र सिंह थे, उनके द्वारा एक विधायक थे गयालाल, उनको आय राम गया राम के नाम से पुकारा गया, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन के अंदर 3 बार पार्टी। सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं कि दल बदल की शुरुआत। तो आपको पता होना, दल बदल में हमारे को देखने को मिलता है जब गयालाल जो एक विधायक था हरियाणा में, चंडीगढ़ प्रेस के सामने राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा उन्हें ये कहा गया कि आया राम गया राम, क्योंकि उन्होंने एक दिन के अंदर 3 बार पार्टी को बदल दिया था। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए। तो उसके बाद उन्हें कहा गया था आया राम गया राम का जुमला जब इसे प्रसिद्ध हुआ था। तो पहली विशेषता थी दल बदल की शुरुआत। दूसरा, गठबंधन की सरकार। तो 1967 के चुनाव में राज्य स्तर पर हमारे को गठबंधन की सरकार देखने मिलती है। चाहे वो पंजाब की बात करें, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट और अकाली दल ने मिलकर जो है वो करी थी, गठबंधन बनाया था, जिसे हम पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इधर अगर हम बात करें बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, तो इसमें कई पार्टियां शामिल थी, एसएसपी, पीएसपी, उन्होंने गठबंधन बनाया था। उसका तीसरा जो पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का उभार। 1967 का चुनाव था जिसमें पहली बार क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, जैसे डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कझगम तमिलनाडु में, जिसने अपनी सरकार बनाई थी। ओके, जिसकी शुरुआत सीएन अन्नादुरई के द्वारा की गई थी। तो पहली बार हमारे को क्षेत्रीय दलों का उभार देखने को मिला था। कई क्षेत्रीय पार्टियां जो थी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 3, वो चौथा देखने मिलता है पॉइंट, जो कांग्रेस की बड़े स्तर पर हार। 9 राज्यों में कांग्रेस पूरी तरीके से पराजित रही। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, केरल, ये जो राज्य थे, उड़ीसा, बिहार इत्यादि, ये कुछ इंपोर्टेंट राज्य थे। 9 राज्य, मतलब कहा जाए तो उत्तर से लेके पश्चिम तक, एक तरह से देखा जाए तो बहुत से ऐसे राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस की पूरी तरह से पकड़ थी, लेकिन वो वहां पे चुनाव हार गई। बड़े बड़े नेता उनके एस के पाटिल महाराष्ट्र से हारे, अतुल्य घोष जो कि पश्चिम बंगाल से चुनाव हारे, और केवी साहब बिहार से चुनाव हारे, के कामराज महाराष्ट्र से चुनाव हारे। तो अगर उस समय ये कहा जाता था कि अगर आप दिल्ली से निकलो तो हावड़ा तक आपको एक भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे कांग्रेस का शासन हो, ये चीज गलत नहीं थी उस समय पर। तो ये कांग्रेस की बड़े स्तर पर हार देखने मिलती है। फिर 5वां जो मेन इंपोर्टेंट इसका विशेषता थी वो थी 2 महान नेताओं के बिना चुनाव। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बिना कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, ये 1967 का, क्योंकि 1964 में देहावसान हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, और 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। और पहली बार कांग्रेस को अपने दम पर यह साबित करना था कि हाँ, ये कांग्रेस पुरानी कांग्रेस है। उसके बाद गैर कांग्रेसवाद का उभार, जो कांग्रेस के अंदर ही फूट पैदा होने लग गई थी। और जैसे कुछ नेता थे जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, जिसमें राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, उनके द्वारा गैर कांग्रेसवाद का उभार नारा दिया गया। और ये कहा गया कि सारे मिलकर ही कांग्रेस को हरा सकते हैं, जितने भी बाकी विपक्षी दल हैं सारे एक हो जाओ, उसी को उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1967 के चुनाव की ये विशेषताएं देखने को मिलती है हमारे को। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे को, इंदिरा गांधी उपलब्धियों का वर्णन करें कि इंदिरा गांधी क्या उपलब्धियां रही हैं। ओके, इसी जो चैप्टर में देखने मिलता है। तो उसमें पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि इंदिरा गांधी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, संचार मंत्री के पद पर रही थी। ओके, और साथ ही साथ हम देखें कि वो उन्हें अनुभव भी था पहले मंत्रिमंडल में, और पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी अनेक उपलब्धियां हमारे को देखने को मिलती है। 1966 से लेकर उसके बाद में 1977 तक, और फिर 1980 से लेकर 1984 तक वो है भारत की प्रधानमंत्री रही। उनकी अनेक उपलब्धियां किस प्रकार थी? तो पहला था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उनके द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, जिससे कि सभी लोग, सभी लाभार्थी अपना लाभ उठा सके, हर व्यक्ति को बैंकों का लाभ मिल सके और हर किसी व्यक्ति का खाता खुल सके। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था वो था प्री पर्स की समाप्ति। कांग्रेस
कि सबसे अहम लीडर इंदिरा गांधी के द्वारा प्री पर्स की समाप्ति कर दी गई थी। जो 71वां संशोधन, वो अगर हम देखें 1971 में 26वें संशोधन के तहत प्री पर्स जो कि राजाओं और महाराजाओं के पास में और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास एक लाइसेंस होता था कि कितनी भी संपत्ति रख सकते थे, उसमें कोई सीमा नहीं थी, लेकिन इससे उन्होंने एक लिमिट तय कर दी थी। ओके, तो ये जो प्री पर्स था उसे उन्होंने खत्म कर दिया, प्री पर्स की समाप्ति। थर्ड पॉइंट हमारा जो मिलता है गरीब हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस की एक महान उपलब्धि रही इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के द्वारा गरीब हटाओ का नारा इसलिए दिया गया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबी की हिमायती है, गरीब लोगों के लिए हक की बात करती है, और उन्होंने इस नारे के थ्रू इस चीज को अपने लागू करने की कोशिश करी कि हाँ, कांग्रेस पार्टी गरीबी को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है सुधार करने की कोशिश करेगी। चौथा पॉइंट था 1971 का युद्ध जीतना। 1971 का युद्ध जीतना ये इंदिरा गांधी की एक और उपलब्धि रही, जो पाकिस्तान को पूरी तरीके पराजित किया और 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करवाया। उस समय पर सैम मानेकशॉ उस समय पर जनरल थे, और साथ ही साथ जगजीत सिंह अरोड़ा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था सेना का। और ये बहुत महान उपलब्धि थी कि बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था, वो इंदिरा गांधी की उपलब्धियों के कारण ही बना था। नंबर 5 जो पॉइंट मिलता है परमाणु परीक्षण। इंदिरा गांधी के द्वारा ही 1974 में परमाणु परीक्षण करवाया गया, जो कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था एनर्जी के लिए, जो पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। ओके, और जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद बात करें 10 सूत्री कार्यक्रम। 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा इसलिए लागू किया गया था जिसमें कि बीमा से संबंधित, फसल योजना से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित अनेक योजनाएं थी, जो कि 10 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रखी गई थी, जिसमें सारी चीजों से लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी गरीब लोगों को। अगला है कांग्रेस के विभाजन के कारण स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस के विभाजन के कारण स्पष्ट कीजिए। तो कांग्रेस का विभाजन सन 1969 में हुआ था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में। कांग्रेस आई जो इंदिरा गांधी वाली थी, कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, आर की फुल फॉर्म थी रिक्विजिशनिस्ट। ओके, इसके मेन कारण क्या थे कि आपस में नेताओं का मनमुटाव, जो पुराने नेता थे उनको महत्व ना देना, इंदिरा गांधी को अकेले दम पर चलना, और चौथा पॉइंट ये था कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो है अपनी एक खुद की पहचान बनाए। तो ये जो है कारण हमारे को देखने मिलता है कांग्रेस के विभाजन के, जो बाद में जाके 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस आई कांग्रेस हो। कांग्रेस की पुनर्स्थापना से क्या अभिप्राय है? तो 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना देखने मिलती है हमारे को। जो 9 राज्यों में चुनाव हारी थी कांग्रेस द्वारा से, फिर कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित किया और चुनाव में पूरी बहुमत के साथ में विजयी बनी थी, इसीलिए उसको कहा जाता है कांग्रेस की पुनर्स्थापना। और इंदिरा गांधी ने साबित कर दिया था कि उनकी जो कांग्रेस है वही असली कांग्रेस है। तो ये क्वेश्चन हमारे को देखने मिलते हैं, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें डिस्कस करा है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, और साथ ही साथ आंसर शीट में किस तरीके से लिखना है, इसमें सारी चीजों को हमने डिस्कस करा। ये बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी इसको देखा जा सके और दूसरे स्टूडेंट भी इसका फायदा ले सके। ओके, तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।